अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम टू क्लासिक एंटरटेनमेंट चैनल, जहां हम आपके लिए लेकर आते हैं आपका मोस्ट अवेटेड एक्शन से भरपूर सिलसिलेवार नॉवेल जाने सितमगर एपिसोड 16, जिसको आपके लिए तहरीर किया फरवा खालिद ने। तो फिर जल्दी से कल चलते हैं नॉवेल की तरफ, मगर उससे पहले अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो उसको सब्सक्राइब करें, आइकॉन बटन भी दबाएं ताकि हमारी नई और मायारी वीडियोस आपको सबसे पहले देखने को मिलें। तो फिर जल्दी से चलते हैं जाने सितमगर की एपिसोड 16 की तरफ। हमदान बाहर की सिक्योरिटी चेक करके वापस अंदर आया था, जहां उसे हिबा कहीं नज़र नहीं आ रही थी। वो मतलाशी निगाहों से चारों जानिब देखता आगे बढ़ा ही था जब उसे दाएं जानिब से हील्स की टक टक की आवाज़ सुनाई दी थी। बेख्तियार वो उस तरफ पलटा था, जहां से उसे स्याह साड़ी में एक दरमियानी उम्र की औरत आती दिखाई दी थी। उसने चेहरे पर लिबास के डिज़ाइन का मास्क लगा रखा था, मेकअप से सजी आँखों पर नज़र की ग्लासेस लगा रखी थीं। उसकी झुर्रियों ज़दा पेशानी और जूड़े में जकड़े सफ़ेदी लिए बालों से हमदान उसकी उम्र का अंदाज़ा लगा पाया था। उसे अपनी जानिब आता देखकर हमदान वहीं रुक गया था। एक्सक्यूज़ मी, मेरा पर्स बाहर गाड़ी में रह गया है, क्या आप मुझे ला कर दे सकते हैं? वो एक अदा से अपनी साड़ी का पल्लू सेट करती उसे मुखातिब करते बोली। उस औरत की बात सुनकर हमदान के माथे पर बल वाजे हुए थे। उसे इन सियासी लीडरों की बिल्कुल भी समझ नहीं आती थी, जो उन लोगों को अपना ज़ाती मुलाजिम समझते थे, मगर इस वक्त उसने खुद अपनी मर्ज़ी से इन लोगों की सिक्योरिटी का बेड़ा उठाया था। ना चाहते हुए भी इनके कंफर्ट का ख्याल रखना था उसे। ज़ुबैर, इधर आओ। इन मैडम से इनकी गाड़ी का नंबर पूछकर इनके ड्राइवर से इनका पर्स ला कर दो। हमदान फ़ौरन अपने मातहत को आवाज़ देता अपने मखसूस मगरूराना अंदाज में बोला था। उसके इसी अंदाज की ही सामने खड़ी लड़की दीवानी थी। अपनी ग्लासेस ठीक करते महरूसा ने कनखियों से उसकी जानिब देखा था, जो अब फ़ोन कान से लगाता वापस मुड़ा था। नो, मेरे पर्स में बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं, मैं ऐसे ही किसी पर ट्रस्ट नहीं कर सकती। पर्स लेने तो आपको ही जाना पड़ेगा, मिस्टर एसपी। महरूसा अपनी साड़ी का पल्लू ठीक करते हमदान का रास्ता काटती उसे मज़ीद तपा गई थी। महरूसा को किसी भी सूरत में हमदान जो हिबा तक नहीं पहुंचने देना था, जबकि हमदान हिबा से राब्ता ना होने पर तशवीश का शिकार था। ये मेरा काबिल एतबार आदमी है, आपका पर्स बिल्कुल सेफ्टी से आप तक पहुंचा देगा, डोंट वरी। हमदान बमुश्किल ज़ब्त करते बोला था। आपके लिए काबिल एतबार है, मेरे लिए नहीं। मैं ऐसा कोई रिस्क नहीं ले सकती। महरूसा बज़िद थी, दोनों बाजू सीने पर बांधे वो हमदान के सामने खड़ी उसका ज़ब्त से लाल पड़ता चेहरा देखकर दिल ही दिल में मुस्करा दी थी। हमेशा ये शख्स उसे तड़पाता था, आज इसे जिच करके उसे बहुत मज़ा आ रहा था। देखें आप, हमदान का ज़ब्त बस इतना ही था। वो शदीद गुस्से के आलम में कुछ बोलने ही वाला था जब महरूसा ने हाथ उठाकर उसे वहीं रोक दिया था। आप नहीं जाना चाहते मत जाएं, मैं खुद ही चली जाती हूँ, लेकिन अगर बाहर मुझे कोई नुकसान पहुँचा तो उसकी जिम्मेदारी आप पर होगी। महरूसा अपनी साड़ी को पल्लू अपने गिर्द मज़ीद मजबूती से लपेटती टिक टिक करती मेन गेट की जाने बढ़ी थी। हमदान का दिल चाहा था इस पागल औरत का गला दबा दे। सख्ती से मुठ्ठियाँ भेजता वो उसके पीछे गया था। रुकें आप, मैं ले आता हूँ आपका पर्स। हमदान उसे वहीं रुकने का कहता सर्द तासुरात के साथ बाहर की जाने बढ़ गया था। महरूसा उसकी चौड़ी पुश्त को देखती धीरे से मुस्करा दी थी, मगर हमदान को बाहर गए भी 5 मिनट ही गुजरे थे जब बाहर से एकदम गोलियों की बौछार शुरू हो चुकी थी। अंदरूनी हिस्से में खड़ी महरूसा किसी अनहोनी के ख्याल से लरज़ उठी थी। नहीं, ऐसा कुछ नहीं हो सकता, वो लोग हमदान को कुछ नहीं कर सकते। महरूसा अपने ऊपर से एक साड़ी उतार फेंकती अपने हुलिये में वापस लौटती, अपनी गन्स निकालती फ़ौरन बाहर को भागी थी। जब बाहर आते आगे का मंजर देखकर उसके पाँव ज़मीन में ही जकड़े जा चुके थे। बाहर किसी ने भी हमदान पर हमला नहीं किया था, बल्कि ये सब कुछ जानबूझकर हमदान ने खुद किया था, सिर्फ उसकी असलियत सामने लाने के लिए। उसके चेहरे पर अब भी मास्क था। उसने वापस पलटना चाहा था जब हमदान के इशारे पर पुलिस वाले उसे चारों जानिब से घेर चुके थे। तुम्हें क्या लगा, हर बार तुम लोग हमें बेवकूफ़ बनाकर निकल जाओगे और हम कुछ नहीं कर पाएंगे? मिस महरूसा कंवर, तुम्हारी ये आँख में चोरी का खेल अब ख़त्म हुआ, अब मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा। हमदान बंदूकों में घिरी खड़ी महरूसा के करीब आता उसे नफ़रत आमेज़ निगाहों से घूरते हुए बोला, मगर उसे महरूसा की आंखों में इस मुकाम पर पहुंचकर भी खौफ की ज़रा सी रमक भी महसूस नहीं हुई थी। हमदान उसके सर पर पहुंच चुका था,
महरूसा इस वक्त सियाह लिबास में मलबूस थी। उसने ऊपर लिया साड़ी का कपड़ा उतार फेंका था। ग्लासेस भी उतार चुकी थी, जिससे उसकी मेकअप से सजी कातिल निगाहें हमदान के सामने आ चुकी थीं। उसे हाथ बढ़ाकर महरूसा के चेहरे से मास्क हटाना चाहा था, मगर महरूसा ने सर झटकते चेहरा फ़ौरन नीचे कर लिया था। वो नहीं चाहती थी हमदान इस सिचुएशन में उसका चेहरा देखे, मगर उसकी इस हरकत पर हमदान सख्ती से उसकी कलाई अपनी गिरफ्त में दबोचता गाड़ी की जानिब बढ़ गया था, जहाँ पहले ही पूरी टीम तैयार खड़ी थी। हमदान अब उसे फरार होने की ज़रा सी भी मोहलत नहीं देना चाहता था। महरूसा ने निगाहें उठाकर दाएं जानिब देखा था, जहाँ खड़े जुनैद ने हाथ से उसकी जानिब विक्ट्री का साइन बनाकर उसे अपनी पहली कामयाबी पर मुबारकबाद दी थी। महरूसा ने मुस्कुराती निगाहों से सर हिलाकर अपने साथ चलते हमदान को देखा था। तुम यहाँ हो तो अकबर सईद कहाँ हैं? तुमने उन्हें भी मार दिया क्या? हिबा शौक की कैफियत में एकदम सामने का बदलता मंजर देखते बोली। अरे, तुम इतना जालिम क्यों समझती हो मुझे? मैं इतना बुरा भी नहीं हूँ। हाजिम उसकी कमर में बाजू हाइल करता उसे अपने करीब खींच चुका था। तुम घटिया इंसान, छोड़ो मुझे। हिबा उसके पेट में ज़ोरदार पंच रसीद कर दी उस पर धाड़ी थी। तुम कभी नॉर्मल रहकर बात नहीं कर सकती क्या? हाजिम उसकी थोड़ी को छूता उसे मज़ीद आग लगा गया था। तुम लोग आखिर चाहते क्या हो? अकबर सईद तो अच्छा इंसान था ना, उसे क्यों मार दिया? उसके साथ क्या दुश्मनी थी तुम्हारी? और इतने दिनों से उस मासूम लड़की को क्यों अगवा कर रखा है? क्या बिगाड़ा है उसने तुम्हारा? हिबा उसकी गिरफ्त से निकलने की कोशिश करते जहरखंद लहजे में बोली थी। वो क्या है ना कि आज तक तुम्हारे किसी सवाल का ठीक से जवाब इसलिए नहीं दे पाता क्योंकि मुझे सिर्फ प्यार और नरमी की ज़बान समझ आती है। एक बार प्यार से मुखातिब करके तो देखो, सब कुछ बता दूंगा। हाजिम ने हाथ बढ़ाकर उसकी चेन को बाहर निकाला था, जो उसने अपनी गिरेबान के अंदर छुपा रखी थी। हिबा बिना मुज़ाहमत किए उसकी गिरफ्त में खामोशी से खड़ी उसे गुस्सीली निगाहों से घूर रही थी। ये शख्स उसे दुनिया का सबसे बड़ा साइको मालूम होता था, जो कभी कोई सीधी बात तो कर ही नहीं सकता था। तुम मर क्यों नहीं जाते? मेरी दिल से बद्दुआ है कि तुम ब्लैक स्टार्स नीज़ तो नाबूद हो जाओ। जैसे तुम लोग दूसरों के घर उजाड़ रहे हो, वैसे ही हाल तुम लोगों के साथ भी हो। हिबा उसकी शर्ट सीने से दोनों मिट्टियों में दबोचती उसे दिल से बद्दुआ दे गई थी, जिस पर कुछ लम्हे उसे गहरी निगाहों से देखते हाजिम ने उसे अपने करीब तर कर गया था। इतना कि हिबा को उसकी सांसों से अपना चेहरा झलसता महसूस हुआ था। तुम्हारी दी गई बद्दुआ भी सराखों पर एसपी साहिबा, मगर कहीं ऐसा ना हो मेरे मरने पर सबसे ज़्यादा आंसू भी कहीं तुम ही बैठ कर ना बहा रही हो। और रही बात घर उजड़ने की, तो जिनके घर हों ही ना, उन्हें उजड़ने का क्या डर? हाजिम उसके माथे पर लब रखते बोलता हिबा को कुछ लम्हे के लिए मैस्मराइज कर गया था। हिबा एक टक उसे तकी गई थी। कौन हो तुम? हिबा के लब फड़फड़ाए थे। अपनी शनाख्त बहुत पहले से तुम्हारे गले में पहना दी है, खोल के देख लो। हाजिम की बात अभी मुकम्मल भी नहीं हुई थी जब उसे अपने सीने पर कोई नोकीली शय महसूस हुई थी। हिबा उसे बातों में लगाकर उसके सीने पर अपनी गन रख चुकी थी। गन रखी है तो गोली भी चला दो। हाजिम उसके दिलकश नकूश को आंखों में सजाता धीरे से मुस्कुराया था। अकबर सईद कहाँ हैं? तुम क्यों उससे नुकसान पहुंचाना चाहते हो? हिबा आंखों में नफरत लिए उससे मुखातिब हुई थी। अकबर सईद बिल्कुल ठीक है, साथ वाले कमरे में सुकून की नींद सो रहा है। हम यहाँ उसे या बाकी आए मेहमानों को नुकसान पहुँचाने नहीं आए थे, बल्कि अपने किसी बहुत अहम मकसद से आए थे, जो कि अब पूरा हो चुका है। ब्लैक स्टार्स कौन हैं, कहाँ से आए हैं, कहाँ रहते हैं और क्या करना चाहते हैं? इन सवालात के जवाब तुम लोगों को तब तक नहीं मिल पाएंगे जब तक हम खुद नहीं चाहेंगे। लेकिन एक सवाल का जवाब अब तुम्हें खुद ही ढूंढना होगा। ब्लैक स्टार्स ने अब तक कितने घर बर्बाद किए हैं, कितने मजलूमों पर जुल्म किया है? और मुझे बहुत इंतज़ार रहेगा तुम्हारे इस सवाल के जवाब का। हाजिम उसे कुछ भी बताने की बजाय मज़ीद उलझा चुका था। उसने सीने पर बंदूक तो तान ली थी, मगर वो उस शख्स को मार नहीं सकती थी। मैं वादा करती हूँ तुमसे, तुम्हारे मुंह से तुम्हारा एक एक गुनाह उगलवा कर अपने हाथों से मारूंगी तुम्हें। हिबा गन पीछे हटा चुकी थी। हाजिम ने उसे अपनी गिरफ्त से आज़ाद अभी भी नहीं किया था, मगर हिबा के लिए ये बात भी सबसे ज़्यादा हैरत की थी कि इस दरिंदे की गिरफ्त उसके लिए हमेशा बहुत ही नरम हुआ करती थी। मैं भी वादा करता हूँ, तुमसे शादी किए बगैर तो इस दुनिया से रुखसत नहीं होगा। हिबा के गाल पर अपने होठों का निशान छोड़ता वो हर बार की तरह इस बार भी उसकी दोनों कलाइयाँ अपने स्कार्फ से बांध चुका था। आई विल किल यू, उसके लम्स पर हिबा चिल्लाई थी।
बट आई लव यू माई लव। हासिम दूर से उसकी जानिब फ्लाइंग किस उछालता खिड़की से बाहर जंप कर गया था, क्योंकि उसे जुनैद का मैसेज मौसूल हो चुका था। उनके प्लान के मुताबिक महरूसा एसपी हमदान की कैद में जा चुकी थी। उसकी आंखों के सामने उसका पूरा घर जल रहा था। वो चिल्ला रहा था, रोक रहा था उन लोगों को, मगर उसके हाथ पैर बांधकर उसे कचरे के ढेर पर फेंक दिया गया था। वो बेबसी से अपनों को आग में जिंदा जलते देखते रहने के सिवा कुछ नहीं कर पाया था। वो रो रहा था, चिल्ला रहा था, मगर कोई उस पर रहम नहीं खा रहा था। उसकी आंखों के सामने उसका सब कुछ खाक हो गया था, मगर वो कुछ नहीं कर पाया था। सियाह पर्दों से सजा वो सियाह कमरा इस वक्त पूरी तरह तारीकी में डूबा हुआ था, जिसके बीचों बीच पड़े बेड पर लेटा वो वजूद आज फिर अपनी ज़िंदगी के सबसे भयानक ख्वाब के ज़ेर असर अजियत में था। उसका पूरा वजूद पसीने से शराबूर हो चुका था। तकिए पर सर इधर उधर मारता वो बेड शीट को अपनी मुट्ठियों में दबोचे हुए था। उसकी बंद आँखों से आंसू बह निकले थे। नहीं, मत मारो इन्हें, छोड़ दो उन्हें, मत जलाओ, मत मारो, वो जल रहे हैं, कोई तो बचाओ उन्हें। वो आँखें खोलता ज़ोर से धाड़ा था। उसकी शेर की सी ललकार रूम के बाहर से गुजरती परीसा अफंदी को खौफ के मारे लड़खड़ाने पर मजबूर कर गई थी। ये कौन है? कौन किसको जला रहा है? ये शख्स इस तरह क्यों चिल्ला रहा है? परीसा तशवीश ज़्यादा सी आगे बढ़ती उस कमरे के स्याह दरवाजे को धकेल कर अंदर दाखिल हुई थी, मगर सामने का मंजर देखकर वो अपनी जगह पत्थर की हुई थी। वो भयानक ख्वाब से डरा हुआ शख्स कोई और नहीं, इस ब्लैक हाउस का ब्लैक बीस्ट था। वो पल भर में दूसरों की गर्दनें उड़ा देने वाला शाहवेज सिकंदर था, जो इस वक्त इंतहाई काबिल रहम हालत में था। परीसा न जाने किस एहसास के तहत उसकी जानिब बढ़ी थी। बेड पर सर झुकाए बैठा वो शख्स उसे कहीं से भी ब्लैक बीस्ट नहीं लगा था। आप ठीक हैं? परीसा ने उसके करीब जाते कमज़ोर सी आवाज़ में पूछा था। उसकी पुकार पर शाहवेज ने झटके से सर ऊपर उठाया था। चंद लम्हे उसे खाली खाली निगाहों से घूरते वो उसकी कलाई पर अपनी गिरफ्त में लेता अगले ही लम्हे उसे अपने हसार में ले चुका था। परीसा इस गैर मुतवक्का अमल पर घबरा गई थी। तुम वादा करो, कभी मुझे छोड़कर नहीं जाओगी। नहीं रह सकता मैं तुम्हारे बगैर। तुम अंदाज़ा भी नहीं लगा सकती कितनी ज़रूरी हो तुम मेरे लिए। परीसा को अपनी मताएं जां की तरह अपने सीने में भेजते बोलता वो उसे साकत कर गया था। उसके मजबूत लम्स में फड़फड़ाती वो अपनी जगह साकत हुई थी। ये शख्स क्या बोल रहा था? क्या ये सब उसके लिए था? नहीं, वो तो उसे जानती तक नहीं थी। ये शख्स उसके लिए ऐसा कैसे बोल सकता था? वो खुद को उसकी मजबूत गिरफ्त से आज़ाद करवाने की कोशिश कर रही थी, मगर वो ऐसा करने को तैयार ही नहीं था। छोड़े मुझे। परीसा उसकी इस जुनूनी लम्स से घबरा गई थी। कुछ देर बाद जाकर उसकी गिरफ्त ढीली पड़ी थी। शायद वो इस वक्त नींद में ही था और अब दोबारा खुनूदगी में जा रहा था, जिसका फ़ायदा उठाते परीसा जल्दी से उसकी गिरफ्त से निकलती वहाँ से भागी थी। दरवाजे पर पहुँचते उसने पलट कर शाहवेज की जानिब देखा था, जो अब तकिए पर सर रखे बेसुध पड़ा था। जिस शख्स के रोब व दबदबे से इस ब्लैक हाउस का एक एक फर्द डरता था, जिसकी दहशत मुल्क की नावर शख्सियात से लेकर आम शख्स के दिल में अपनी धाक बिठाए हुए थी, उसका एक रूप ऐसा भी हो सकता था। परीसा को यकीन नहीं आया था। दूसरों को अजियत में डालने वाला ये शख्स खुद भी इस कदर अजियत का शिकार कैसे था? परीसा का दिमाग बिल्कुल माऊफ हो चुका था। उसे बेख्तियार खौफ महसूस हुआ था। अगर शाहवेज सिकंदर को पता चल गया कि वो उसे रात को इस हालत में देख चुकी है, तो उसका क्या असर करेगा? परीसा खुद को जी भर कर लानत मनामत कर चुकी थी कि उसे ज़रूरत ही क्या थी रहम खाकर इस शख्स के करीब जाने की। इन सब ख्यालात से उलझते अचानक परीसा के कानों में शाहवेज के कहे अल्फाज दोहराए थे। क्या ये वहशी इंसान किसी से मोहब्बत करता था और वो लड़की से छोड़कर चली गई? या आखिर किसके बारे में बात कर रहा था? इसके चुंगल से भला कोई लड़की कैसे बचकर जा सकती है? अगर ये उस लड़की से मोहब्बत करता होता तो उसे ज़बरदस्ती अपने पास भी रख सकता था। कहीं वो लड़की मर तो नहीं गई, जिसकी वजह से ये इतना पागल दरिंदा बन चुका है? परीसा को कुछ समझ नहीं आ रही थी। उन्हें इन्हीं उल्टी सीधी सोचों में उलझते कब उसकी आंख लगी थी उसे पता भी नहीं चला था। आपने कल से खाना क्यों नहीं खाया? अब ये तो आपकी पसंद का है ना? उसके कमरे में नाश्ते की ट्रे लेकर दाखिल होती इकरा ने उसे गुमसुम बैठे देखकर पूछा था। परीसा को वहाँ जो प्रोटोकॉल मिल रहा था, कभी कभी वो उस पर भी हैरान रह जाती थी।
اگر ان لوگوں کی اس سے اور اس کے گھر والوں سے دشمنی تھی تو شاہویز کے علاوہ باقی سب کا اس سے رویہ اتنا اچھا کیوں تھا؟ اسے اس کی پسند کی ہر شے کیوں مہیا کی جا رہی تھی؟ جو بھی تھا، مگر وہ اتنا تو جان گئی تھی کہ اس بلیک بیسٹ کی مرضی کے سوا اس بلیک ہاؤس میں کوئی پرندہ بھی پر نہیں مار سکتا تھا۔ مجھے بھوک نہیں تھی، پریسا نے نارمل انداز میں جواب دیا تھا۔ اس کا دل شاہویز کے خوف سے لرز رہا تھا۔ ابھی تو بھوک لگی ہوگی نا، ابھی کھا لیں۔ ویسے ایک بات پوچھوں آپ سے؟ پریسا نے اقرا کے سوال پر چونک کر اس کی جانب دیکھا تھا۔ جی پوچھیں؟ پریسا بمشکل اپنی ہکلاہٹ پر قابو پا کر بولی۔ رات کو کہیں آپ شاہ سر کے کمرے میں تو نہیں گئی تھیں؟ اقرا نے کھوشی نگاہوں سے اس کی جانب دیکھا تھا۔ نہیں تو، مجھے بھلا کسی پاگل کتے نے کاٹا ہے جو میں اس کے کمرے میں جاؤں گی؟ پریسا نے فوراً انکار کیا تھا۔ آپ یہ کیوں پوچھ رہی ہیں؟ پریسا نے کپکپاتی انگلیوں کو مروڑتے سرسری سا سوال کیا تھا۔ نہیں، وہ سر کے روم میں جانے کی ہم میں سے کسی کو اجازت نہیں ہے۔ آپ نے دیکھا ہوگا ان کا روم الگ ایریا میں سب سے الگ تھلگ ہے۔ رات کے وقت کوئی وہاں نہیں جاتا۔ سر کو لگ رہا ہے کہ کل رات کوئی ان کے روم میں ان کے پاس آیا ہے، مگر انہیں یاد نہیں وہ کون تھی۔ اگر انہیں یاد آ گیا تو خیر نہیں اس لڑکی کی۔ اقرا نے آج پہلی بار اس سے اتنی تفصیل سے بات کی تھی۔ جی فرینڈز، آج کے لیے بس اتنا ہی، مگر کہانی ابھی باقی ہے۔ بہت جلد ایک نئی ایپیسوڈ کے ساتھ آپ کے سامنے حاضر ہوں گے۔ تب تک کے لیے ٹیک کیئر اینڈ اللہ حافظ۔ اور ہاں، اپنے کمنٹ سیکشن میں ہمیں یہ ضرور بتائیے گا کہ فروہ خالد کا یہ نیا ناول جان سمگر آپ کو کیسا لگ رہا ہے۔ تو پھر چلتے ہیں، ٹیک کیئر۔ السلام